देखिए, जो साइंस आप पढ़ रहे हैं ये कार्मिक साइंस है। और जो कर्माज हैं, यानी कि शुद्ध हिंदी में कहा जाए हमारे जो कर्म हैं, उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। संचित कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जिसमें अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिक्स टाइप के कर्म शामिल है, और हमारे कई कई जन्मों से इकट्ठे हुए हैं। संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना, संचित करके रखना। तो संचित कर्म जो हैं वो हम जन्म पत्री के D1 चार्ट से देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई आपसे पूछ ले कि जो संचित कर्म है वो कहाँ से देखे जाते हैं, तो आप कह सकते हैं ये हमारा जो राशि चार्ट होता है उससे हम संचित कर्म देखते हैं, यानी कि D1 चार्ट। अब है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो है जो कर्मों का हिसाब किताब लगा करके, यानी कर्मों का जमा गुणा करके ये निश्चित हो जाए कि इस जन्म में हमें केवल ये चीजें भुगतान करनी है। यानी कि इस जन्म में मिलने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सुख और दुख जो हमें इस जन्म में प्राप्त होने हैं उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। इस जन्म के लिए, जो इस जन्म के लिए डिसाइड हो गए हैं, ये D9 चार्ट से देखा जाता है। तो जब नमांश चार्ट है तो आप इसे प्रारब्ध कुंडली भी कह सकते हैं कि प्रारब्ध का चार्ट है। जैसे कि हम बता रहे हैं, नवमांश कुंडली जो है आपके मेन चार्ट का फ्रुक्टिफिकेशन है, जो ये बताती है इस जन्म में आपको क्या फल प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर क्या फल प्राप्त होगा वो आपको प्रारब्ध कुंडली से ही पता चलता है, यानी कि D9 चार्ट से। अब D9 चार्ट में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कर्म है, नेगेटिव कर्म, जिसका उपाय हो सकता है। पॉजिटिव कर्म की तो आप एंजॉय करते हो, जीवन में अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पर जो नेगेटिव कर्म्स होते हैं इनमें हर एक की रेमेडी पॉसिबल नहीं है। वो कैसे हम चेक करें, ये हमारे लिए कई बार बड़ा सरदर्द होता है, और कई बार बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हर चीज की रेमेडी मांगता है। और जो लोग बड़े ढंग से समझे हुए होते हैं ज्योतिष को, वो इसे गहराई से समझ पाते हैं कि इसका उपाय हो सकता है या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कभी कभी वो चीज विवाह पर आ जाती है, कभी संतान पर आ जाती है, कभी किसी और चीज के ऊपर आ जाती है। जब ये चीजें आ जाती हैं तो वो बात नहीं बनती। फिर व्यक्ति कहता है कि देखो, मैंने इतना उपाय किया, या मैं फला फला ज्योतिषी के पास गया, किसी का उपाय काम नहीं करा। पर उपाय तो काम करना था ही नहीं, वो तो एक मात्र टाइम पास था कि चलो इसकी किसी तरह से दशा निकल जाए तो बात बन जाए। या कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे केसेस को भी जिसमें तमाम उपाय करने पर किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही।
अब नहीं हो रही तो नहीं ही हो रही, चाहे वो कितने बड़े ज्योतिषाचार्य के पास चला जाए, रेमेडीज वर्क नहीं कर रही। शादी ब्रेक हो रही है तो हो ही रही है, उसको किसी भी उपाय से रोका नहीं जा सक रहा। तो ये बड़ी स्टडी का विषय है। ये आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा केस सॉर्ट आउट होगा और कौन सा नहीं, क्योंकि कई लोग बड़े है ना ही ढींगे हाँकते हैं कि मुझे तो सच सच सुनना है, सच सच बताओ। सच सच तो किसी को ही नहीं सुनना, ये फैक्ट होता है। डायलॉग जो मर्जी बोल, क्योंकि सच सच बोलने से उसको बहुत बड़ी निराशा भी हो सकती है। पर हाँ, जो केस आप देखते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, उसमें आप किसी प्रकार की सामने वाले व्यक्ति की उम्मीद मत जगाइए, ताकि वो एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ ना जाए किसी भी चीज को। ठीक है, तो चलो लिखो कि कैसे हम देखेंगे कि कौन सा केस सॉर्ट आउट होगा, कौन सा नहीं। अब कर्म को भी तीन पार्ट्स में, प्रारब्ध में भी उसको, प्रारब्ध कर्म को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर। वो तीन पार्ट्स क्या है? दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा और दृढ़ अदृढ़ कर्मा, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये दृढ़ कर्म क्या है। दृढ़ कर्म वो होते हैं जिनको रेमेडीज से सॉर्ट आउट नहीं हो कर सकते, यानी कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा। जो भी स्ट्रॉन्ग कर्मा है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको, उसका सुधार नहीं हो सकता। अब इसको कैसे चेक करेंगे? आपके नवमांश कुंडली में सिंह राशि, वृष राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, चार राशियां, ऐसे समझ लो स्थिर राशियां। इंग्लिश में समझ लो फिक्स साइन। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चार राशियां। सभी लोग अपनी नवमांशा कुंडली साथ रखें, कॉपी में बनाए, एकदम पकड़ में आएगा। इनमें देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कोई भी एक ग्रह भी बैठा होगा या जो भी बैठा हो, जितने भी बैठे हैं, वो जब अपना परिणाम देंगे तो देंगे ही। उसको आप कोई पाठ पूजा करके, रतन धारण करके उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में कहा गया है, कोई सिद्ध संत आशीर्वाद दे दे। कोई सिद्ध संत, जो कि कलयुग में बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि दर्शन ही दुर्लभ है। कोई सिद्ध संत, सिद्ध पुरुष आशीर्वाद दे दे, या आपके गुरु सच्चे हृदय से मेडिटेशन स्टेज में आपको आशीर्वाद दे दे, तो चीज में हेर फेर हो सकता है, वरना देयर इज नो चांस। यानी कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, चाहे रत्न धारण है, चाहे मंत्र जाप है, पाठ पूजा है, दान है, हवन यज्ञ, ये कोई भी काम नहीं करेगी। ये बड़ा गहरा सूत्र है। आप सपोज करो कोई ऐसा ग्रह फंस गया जो आपके राशि चार्ट में, यानी कि D1 चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी है, और वो नवमांश में फिक्स साइन में आ गया,
और वो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव हो जाए अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव फंस गया, मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। चलो एक बार आगे पूरा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसको, केस स्टडी करेंगे फिर कि ये जब भी देते हैं रिजल्ट तो देते ही हैं, वो कोई रोक नहीं पाता। फिर है अदृढ़ कर्म। अदृढ़ का मतलब जो दृढ़ नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग कर्म नहीं है। स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ऐसे नहीं है कि जिनको माफ ना किया जा सके। ऐसा कर्म जिसे माफ किया जा सकता है, बस सभी एस्ट्रोलॉजर्स की जो दुकानदारी बेचारे इन्हीं कर्मों से चलती है। इसी में सभी शेर हो जाते हैं, इसी में हम लोग हीरो हो जाते हैं, इसी में हम पाठ पूजा बता करके, रेमेडीज बता करके एकदम हीरो हो जाते हैं। अभी तो ज्योतिषी की भी किस्मत है, उसके पास सामने कौन दिखाने आया है। अगर उसके बेचारे के नवमांश कुंडली में अगर सारे ही अदृढ़ कर्म में लगभग लगभग ग्रह बैठे हैं तो टेंशन नहीं है। वो जो भी उपाय देगा कामयाब है, हो जाएगा। थोड़ी सी दिमाग लगा देगा ना अगर एस्ट्रोलॉजर, तो भी उसका मामला सेट हो जाएगा। ये जो अदृढ़ कर्म में है, ये कैसे दिखते हैं? D9 चार्ट में मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यानी कि एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, ये चार राशियां हैं। इन्हें नोट, इनका उपाय किया जा सकता है और इजीली किया जा सकता है। अब उपाय चाहे वो लाल किताब का हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष का, उसकी रेमेडी बड़ी इजीली हो सकती है। तीसरा, दृढ़ अदृढ़, मतलब जिसमें दृढ़ भी है और अदृढ़ भी है, दोनों ही शामिल हैं। दृढ़ और अदृढ़ कर्मा, दृढ़ और अदृढ़ कर्मा को, ये वो राशि, ये वो है जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन चार राशियों में कोई भी ग्रह बैठा है, इनके भी उपाय हो सकते हैं। अब देखो यहां पर आप बीमारी को मैनेज करने की टेक्निक समझ लो। बीमारी में सामने वाले की प्रॉब्लम, जैसे मेडिकल फील्ड में सबसे पहला क्या स्टेप होता है? बीमारी के बारे में बताना। एक डॉक्टर को जब सिखाते हैं तो उसे ही बताते हैं बीमारी है क्या चीज, ये बीमारी होती क्यों है, इस बीमारी को डायग्नोज कैसे किया जाता है। जब सब कुछ हो लेता है फिर बाद में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में ये समझाया जाता है इसको मैनेज कैसे किया जाए, यानी दवा कब देनी है, कितने समय तक देनी है, कितनी मात्रा में देनी है। ये चीज इस नियम से फॉलो करने पर आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। जो भी विद्यार्थी सच्चे हृदय से इस रूल को फॉलो करेगा, वो उसको कभी भी ऐसा गिल्ट फील नहीं होगा, यार ये इसकी मैं रेमेडी करवा रहा था इसका काम नहीं बना, क्योंकि वो जानता है किसका काम बनेगा और किसका नहीं बनेगा। जिसका नहीं बनेगा उसको कहो भगवान की शरण में जाए, राम का नाम जपे, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो दृढ़ अदृढ़ कर्म में क्या होता है कि उनको उपाय करवाए जाने चाहिए, पर ये बता देना चाहिए कि रेमेडीज लंबे समय तक करनी पड़ेगी।
3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल तक भी उपाय करना पड़ सकता है। जैसे कुछ बीमारियां होती है ना, ठीक ही नहीं होकर के देती है, उनको बस दवाई दे दे करके सेट किया जाता है। ये दृढ़ अदृढ़ कर्म लगभग लगभग उसी ही टाइप के हैं। आप लोगों को पता चल गया? बहुत सिंपल है। ये टेक्निक सिंपल है पर बहुत उपयोगी है। अब क्या होता है कि हम ऐसी टेक्निक पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाते और उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है हम, क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया कि इसका उपयोग कहाँ होना है। दृढ़ अदृढ़ कर्म भी हम पढ़ लेते हैं परंतु उपयोग को नहीं समझ पाते। उपयोग का मतलब यहां पर इसका उपयोग कैसे करेंगे, रेमेडीज के नाम पर, कि कौन सा है कौन सा नहीं। अब हम देखते हैं, आप में से सभी के एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि हम और भी आगे बढ़ेंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसका कोई ग्रह, ओनली नवमांश कुंडली में देखना है और कहीं नहीं देखना, नवमांश चार्ट में 2, 5, 8 और 11 में कोई ग्रह बैठा है? हैंड रेज करेंगे। डॉक्टर गुंजन जी ने पहले उठाया है जी। डॉक्टर साहब म्यूट कर ली, अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरे भी D9 में है और मेरे हस्बैंड के D9 में, तो पांचों में ग्रह बैठे हैं। 5 नहीं, 4 राशियों में ग्रह बैठे चारों हैं, में, हाँ 5। सॉरी, चारों में बैठे हैं। मतलब सेकंड में जो है वृष में मंगल और राहु है, फिफ्थ में शनि है, एट्थ में केतु है, 11 में जुपिटर है। अब इसको हम कैसे सेट करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रह स्थिर राशि में है, मैंने वो बताया इसकी रेमेडी नहीं हो सकती, पर मैंने ये नहीं बताया ये नेगेटिव ही देगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव देता है तो भी रेमेडी नहीं हो सकती। तो समस्या जब खड़ी हो जाएगी जब ये नेगेटिव देगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये अच्छा। चीज गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे डॉक्टर गुंजन जी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इनका मंगल और राहु वृष राशि में बैठा हुआ है। अब हमें देखने की जरूरत है नमाज चार्ट में ये मंगल और जो राहु हैं ये क्या कर रहे हैं, मीन्स कौन से हाउस में बैठे हैं। D1 में मंगल किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था, D9 में उसका कनेक्शन क्या हो रहा है, किस चीज को दिखा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं D1 चार्ट में जिन भाव का स्वामी मंगल है उसके ऊपर राहु का असर रहेगा। और ये राहु का काम क्या होगा, मंगल के परिणामों में अप एंड डाउन देना, मंगल के रिजल्ट्स में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब भी कोई ऐसा संयोग बनेगा जो राहु मंगल की युति से बनता है उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि राहु मंगल क्रोध के कारक है। मैं इनके चार्ट में नहीं बता रहा, मैं आप सभी को बता रहा हूं। अभी गुंजन जी को भूल जाते हैं, 1 मिनट के लिए हम ये मानते हैं कि राहु मंगल क्या क्या देते हैं। राहु मंगल एक्सीडेंटल होते हैं, राहु मंगल क्रोध के कारक होते हैं, राहु मंगल नेचर में सेपरेटिव होते हैं, राहु मंगल रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते हैं, राहु मंगल ऑपरेशनल होते हैं, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन फायरी होता है। बहुत सारी चीजें राहु मंगल से देखी जा सकती, परंतु नवमांश में तो उनका स्वरूप बदल जाएगा। ये बात तो राशि चार्ट के लिए मैंने राहु मंगल में बताई, तो उसी को नवमांश के रेफरेंस में देखेंगे कि वो किस हाउस में बैठ के क्या चीज दे रहा है, तो उनको सॉर्ट आउट करना
टफ हो जाता है। पॉइंट समझे आप बात? सिंपल है। पर अगर कोई योगाकारी ग्रह, अब समझना बात, कोई योगाकारी ग्रह, कोई अच्छा ग्रह अगर फिक्स साइन में जाता है तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आपका लगन क्या है? D1 चार्ट का लगन क्या है? सर ये मैंने अपने हस्बैंड का बताया था सर, इनका लगन तुला है। तुला। अब देखो, तुला लगन में जैसे शनि, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह योगाकारी होते हैं। अगर ये तीन ग्रह, यानी कि शुक्र, शनि और बुध, अगर फिक्स साइन में जा रहे हैं नवांश कुंडली में, तो अच्छी बात है, और क्या चाहिए। पर अगर नेगेटिव, जो इनके चार्ट के लिए नेगेटिव है, वो फिक्स साइन में जा रहे हैं, जब उनकी दशा चलेगी उस समय में रेमेडीज पॉसिबल नहीं। पॉइंट समझ गए नहीं समझ गए बात को? बहुत सिंपल है। समझ में आया आप लोगों को? तो समझ में आया सर, इसका मतलब है कि फिक्स साइंस का कार्मिक रिलेशन होता है कुछ ज्यादा पहले तो हमें मूवेबल ये के। समझना है, ये राशियां क्या होती हैं। राशियां हमारा कार्मिक रिकॉर्डर है। जैसे हम्म। हमारा फोन के अंदर एक रिकॉर्डर होता है, हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड करता रहता है, ऐसे ही राशि होती है। राशि हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती है। अगर आप लोगों से पूछे ये राशि राशि, हम सब चिल्लाते रहते ये राशि वो राशि। भाई पता तो करो ये राशि है क्या, उस राशि में क्या छिपा हुआ है आपका। हर राशि में आपका एक कर्मा रिकॉर्ड हुए पड़े हैं। राशि जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उससे रिलेटेड कर्मा रिकॉर्ड है उस राशि में। फॉर एग्जाम्पल, हम सबकी तुला राशि में शादी के कर्म रिकॉर्ड है, विवाह के कर्म रिकॉर्ड है, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, डे टू डे इनकम, इनके कर्म रिकॉर्ड है। अगर तुला राशि के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा है, वो कहीं पर भी बैठा है, और आपका कोई भी लगन बैठा है, देखो बड़ा कमाल का सूत्र। तुला राशि में, आपकी तुला राशि किसी भी भाव में बैठी है, आप किसी भी लगन के हो, अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो इट्स वेरी गुड फॉर योर रिलेशनशिप। जुपिटर है सर। अगर तुला राशि के अंदर मंगल बैठ जाए तो क्या करेगा? अब विवाह के चार्ट में, विवाह की राशि में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि विवाह को रिप्रेजेंट करती, वहां मंगल आ गया। फिर लाल किताब का सूत्र याद रखो, मंगल करावे दंगल है। तो तुला राशि में मंगल। अब आप कहेंगे जी ये तुला राशि तो मेरे विवाह का कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा तो तुला राशि जी चौथे में पड़ रहा है, या मेरी तुला राशि तो 10वें में पड़ रही है जी, और मेरा सप्तमेश तो कोई और है जी। परंतु कर्म सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं आपके, वो तुला राशि में हैं, और वो जब दूसरे ग्रह के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तुला राशि उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देने लग जाएगी। मेष राशि में आपका कोई ग्रह बैठा हो, वो आपकी खोपड़ी को ही दिखाएगा, ये समझ लो। बेशक वो पहले भाव में ना हो। मान लो आपकी मेष राशि 10वें भाव में बैठी है, और उसमें बिठा दिया आपने राहु, तो ये समझो ये खोपड़ी पे बैठा है राहु, और आप दिमाग लगा रहे हैं ये तो 10वें भाव में बैठा है राहु। आया ना ट्विस्ट? बड़ा प्यारा सूत्र। इसलिए राशि को समझना जरूरी है। मैंने कोरोना काल में जब ये राशियां समझाई थी, तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे मेरी क्लास में, बोले फर्स्ट टाइम पढ़ा है, फर्स्ट टाइम सुना है आपसे? मैं कहा, नहीं, हमारे ऋषियों ने पहले लिखा है, मैंने ऋषियों का चुराया हुआ ही बोला है, इसमें मेरा कोई क्रिएटिविटी नहीं, बस मैंने उसे थोड़ा आसान समझा दिया कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज्योतिष आ जाना चाहिए। प्रैक्टिकली आप ज्योतिष का कैसे उपयोग करें, ये मेरा करने का काम है।
सूत्र तो आप किताब में पढ़ ही लेंगे, वो तो आपके पास है ही, नहीं तो गूगल जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद। मेरा काम है जो वो नहीं कर रहे वो काम करके दे, जो आपको पॉइंट समझे। राशि का क्या काम हुआ, कोई राशि उठा लो, काल पुरुष बना लिया करो और देख लिया करो। मकर राशि आपकी कर्म की राशि, ऑल टाइप्स ऑफ कर्मा मकर राशि में रहते हैं। ऑल टाइप कर्मा का मतलब आपको कौन से काम करने की आदत है पीछे से, पिछले जन्म से, कौन कौन से काम करके आए हैं आप पिछले जन्म में। अगर पिछले जन्म में पेंटर है ना, तो देखो मकर राशि में वही कर्म भरा होगा, और वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाए बगैर मानेगी। बेशक आप इस जन्म में डॉक्टर बन जाएं, पर जैसे ही पेंट हाथ में आएगा ना, आप शुरू हो जाए कि मकर राशि के अंदर कार्मिक रूप से पेंटिंग भरी पड़ी है भाई। इसलिए इस सूत्र को हमेशा याद रखो, ज्योतिष को आसान तरीके से समझने के लिए। गुरुजी ये सब हमें D1 में देखना है कि D9 में? ये D1 में देखना है जो राशि का बताया है, और D9 में देखना है आपने दृढ़ अदृढ़ क्रम वाला। जी ठीक है। है ना, वो प्रश्न जो मैंने पूछा था वो नवमांशा के लिए ही पूछा था कि आपका किसी का कोई है क्या। अब जैसे किसी का हम पूछते हैं कि जिसका अदृढ़ कर्मा वाले 1 4 7 10 वाले, कोई ग्रह बैठा है आपका। गुरुजी मेरा वृश्चिक में सूर्य है, D9 में। देखिए, अब सूरज से रिलेटेड जब भी इनको समस्या आएगी, ये छोटा मोटा उपाय भी कर देंगे तो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर मात्र ये सूर्य को जल भी दे देंगे ना, जिसको मैं रेमेडी नहीं मानता, अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ ये कोई रेमेडी नहीं है, ये तो हमारी कल्चर का पार्ट है। सही है, यानी स्कॉर्पियो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ओ, स्कॉर्पियो, तो फिक्स साइन हो गया ना। अच्छा फिक्स साइन हो गया जगदीश जी। हाँ। मैंने तो एदर्ड वाली बताई। राइट अच्छा, राइट। हाँ, एदर्ड का मैंने बोला भी 1 4 7 और 10। 4 में गुरुजी मेरा सूर्य है। हाँ तो बढ़िया है, तो 9वें पेंशन को, भाव। हाँ तो पेंशन एंजॉय करोगे। सूरज तो जो कर्क राशि में पहुंच गया, जब भी जी कोई फंसने की बात आएगी थोड़ा सा उपाय करोगे, मामला सेट हो जाएगा। जी। गुरुजी 4 और 10 में गुरु जी राहु केतु जुपिटर हो बैठे तो? हैं। क्या इसका एक मत, सारे मत बोलो, नहीं तो देखो मजा खराब हो जाएगा। आप सभी को आनंद लो आप। हाँ, जरूरी थोड़ी अपना पूछना, दूसरे से भी पता चल जाता है ना। जब हम शादी में जाते हैं ना तो दूसरे से पूछ लेते हैं, अरे शादी में खाना कैसा बना है, वही बता देता है खाना ठीक है यार। नहीं वो कहते हैं बेकार है, मत चक्कर में पड़ियो, उस नंबर वाली प्लेट पे तो बिल्कुल मत जाइयो, वहां पे मत जाइयो। तो हमें दूसरे से ही पता चल जाता है। देखिए, जैसे ममता जी ने बताया सूरज कर्क राशि में, इसका दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है कि ये हमें सूरज की दशा ज्यादा समय तक परेशान नहीं करेगी, हमें इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, या अगर हम इसकी रेमेडी करेंगे तो हमें जल्दी इफेक्ट आ जाएगा। इसके ये मतलब होता है। अब जैसे ममता जी के सूरज को अगर हम समझें, तो सूरज से हम पिता को देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब को भी अक्सर हम देखते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जो मशीनरीज होती हैं इनको भी हम सूरज से ही देखते हैं। या इनके D1 चार्ट में सूरज जिस भी भाव को दिखाता होगा उससे रिलेटेड चीजों को भी सूरज से ही जोड़ के देखा जाएगा। तो नवमांश में अगर कर्क में है तो इट्स मीन उसकी रेमेडी बहुत इजीली हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जब भी दशा आए, उनकी थोड़े देर भी अपनी रेमेडी कर देगा तो फटाफट मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे मैं, एक मेरे शिष्य हैं, उनके नवमांश में मैक्सिमम ग्रह जो है ना अदृढ़ कर्मा वाले राशियों में बढ़े हैं, यानी 1 4 7 10 में। उनको मैं कुछ भी बोल दूं ना, वो आकर के कम से कम 12 13 साल से आ रहे हैं मेरे पास, वो मैं कहेंगे गुरुजी ये समस्या हो गई,
मैं कुंडली भी ना देखूं और मैं कह दूं जा एक काम कर, तू जो है ना मंदिर में जा करके ये चीज जाके दे आ, वो उठाएगा और दे आएगा। मैं अक्सर पूछता हूँ कहाँ पर हो इस समय, वो कहे मैं फलानी जगह। अच्छा, वहां से ये ले ले और ये दिया। आज तक 12 साल तक यही एक्सपेरिमेंट चल रहा है और कभी फेल नहीं। वो कहते हैं कि कभी फेल नहीं। और वो हंसते हैं कि गुरु जी मेरी बिना कुंडली देखे ही बोल देते हैं, और पर मेरा काम सेट होता है। ये टेक्निक बहुत काम करती है, ये ध्यान रखना। तो गुरु जी इसको मेरा 4 आप ग्रह है। करके देखो, गुरु जी। ठीक है ना। गुरु जी, हाँ मेरा बताइए। 4 ग्रह गुरु जी। हाँ ममता जी बोलिए। ये मैं कह रही थी कि मेरे भी नवांश में 2, 5, 8 और 11 चारों राशियां खाली हैं, उनमें कोई ग्रह नहीं है। हाँ, मीन्स एंजॉय करो, है तो सरकार की पेंशन एंजॉय करना। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी हाँ। मेरा 4 ग्रह है। हाँ। हम्म। तो तुला में शुक्र और गुरु है, और मेष में बुध और शनि है 9 माउस में। हाँ तो ये तो 4 ग्रह हो गए जगदीश जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हाँ, बहुत अच्छी रेमेडी बात। चल जाएगी। ये बहुत अच्छा हो। नहीं देखो होता क्या है, बेशक मैं ये नहीं कह रहा जो 1, 4, 7, 10 में है वो आपको फायदा देंगी, बेशक वो नुकसान दे, पर उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। उसका कहीं ना कुछ चीज निकल आएगी। जैसे बराबर। कोई मुकदमा लग गया तो आप वकील के पास जाएंगे, वकील कोई ना कोई सोल्यूशन कर देगा। कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उसको प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। ये होता है 1, 4, 7, 10 का मतलब। या आप ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने कोई उपाय बताया तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बराबर। इसका मतलब ये होता है। मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो 1, 4, 7, 10 में है वो एंजॉय ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉब्लम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि ग्रह अपने रोल का रिजल्ट जरूर जरूर देता है, ये हमेशा याद रखो। ग्रह को जो रोल मिला है वो अपने रोल को बिल्कुल नागा नहीं करता, वो देता ही देता है। रोल के अनुसार ग्रह रिजल्ट देते हैं, अपनी प्लेसमेंट के अनुसार रिजल्ट देते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ग्रह रिजल्ट देते हैं। पर सबसे पहला जो परिणाम आता है वो उनके रोल के अनुसार होता है। फिर प्लेसमेंट, फिर ताकत, और फिर ये स्वभाव, ये सब चीजें देखी जाती, फिर जाकर के चीजें बनती है। थैंक यू। ठीक है। हाँ जितेंद्र जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सर, फिक्स्ड साइन में तो D9 में कोई प्लैनेट नहीं है सर, लेकिन अदृढ़ कर्मा वाले मतलब 1, 4, 7, 10। मरकरी और सैटर्न, और अभी मरकरी की दशा चालू हुई है सर। नहीं जितेंद्र जी, आप थोड़ा सा रुक गए थे जी नेट की वजह से। क्या बताया? दृढ़ अदृढ़ वाले में बताया आपने, 1, 4, 7, 10 में बताया। हाँ सर, 1, 4, 7, 10 में वीनस, मरकरी और सैटर्न है। वीनस 7वें नंबर की राशि में है, और मरकरी और सैटर्न जो है वो 4 नंबर राशि में है। हाँ अब देखिए जितेंद्र जी का जैसे तुला राशि में ही शुक्र आ गया। आप ये चीज समझना, मैंने अभी अभी क्या बताया, तुला का संबंध हमारी शादीशुदा जिंदगी की राशि से है, और वहां पे अत्यंत शुभ ग्रह बैठ गया, क्योंकि तुला के लिए तो वो बहुत बड़ा शुभ ग्रह हो गया, क्योंकि वो उसका लॉर्ड है, वो उसका स्वामी है। ऐसे समझो जैसे स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो वो बहुत पावरफुल हो गया। तुला राशि में शुक्र है तो तुला राशि पावरफुल हो गई। उसका कर्मा कहाँ से रिलेटेड है? मैरिज से रिलेटेड है। और जो भी ग्रह स्वग्रही हो जाता है नवमांश में, वो बहुत अच्छा होता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। आप जितेंद्र जी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में D1 चार्ट में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, यानी D1 में कोई पाप ग्रह भी बैठा हो, कोई मान लो षडाष्टक योग है, कोई कुछ भी है, ये नवमांशा चार्ट उसको सॉर्ट आउट कर देगा। ये है नवमांश चार्ट की ब्यूटी। यानी वो शादीशुदा जिंदगी चलती रहेगी, बहुत उसमें अच्छा ब्रेक चल रहा नहीं। है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। है ना। वो तुला राशि में आ गया ना जितेंद्र जी, तो ये सूत्र समझ में आ गया ना अपने को, जी कि भाई जी। तुला राशि है और उसमें भी शुभ ग्रह बैठ गया।
तो कारण क्या है कि जब जब प्रॉब्लम आएगी वो तुला राशि आपको सोल्यूशन दे दे, सर कोई ना अगर कोई यही उसको सुलझा दे। सर अगर यही लिब्रा राशि 6 और 7 में आ जाए, 6 हाउस और 8th हाउस में आ जाए, 6 हाउस और 8th हाउस में आ जाए, तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी तो आएगी उसके साथ, हल्का क्योंकि फुल्का, 6 का और 8 का। जी हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, क्योंकि वो तुला राशि है ना। राशि देखो सबसे अग्री। पहले, किसी भी हाउस में बैठी हो पर राशि जरूर देखो कि सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। बस छठे में मरकरी और और सैटर्न आठवें में बैठने से सोल्यूशन थोड़ा लेट होगा। मरकरी और सैटर्न क्या करेगा सर 4 नंबर राशि में देख, दृढ़? कोई भी आ जाओ, मरकरी और सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी। जी ये इस बात की उद्घोषणा है कि भाई जोशी के चेक करने का बड़ा अच्छा वो है कि ये मामला सेट होगा कि नहीं होगा। सपोज करो मरकरी से रिलेटेड कोई बात है या शनि से रिलेटेड कोई बात है, जैसे जितेंद्र जी की कुंडली में मान लो शनि की 7.5 लग जाए और जितेंद्र जी कहें ये शनि की 7.5 मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम उसमें यही कहेंगे कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिला भी सर। मैं केवल मंत्र पाठ किया पूरे पीरियड में, अभी खत्म हुआ सर 4-5 महीने हाँ, पहले। यस यस, देखा है कितनी अच्छी टेक्निक है ये, और कितनी सिंपल टेक्निक है ये। अभी जितेंद्र जी का मैंने D1 चार्ट बिल्कुल नहीं पूछा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है बिना D1 जाने ही, कि अगर शनि इनकी कुंडली में मतलब शनि की 7.5 भी आ गई तो भी वो सॉल्यूशन देगी, कुछ ना कुछ फायदा ही देगी। इन द सेंस आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। मरकरी आई है तो सर मैं मरकरी का फास्ट स्टार्ट कर दिया हूँ सर, मैंने बुधवार का। बहुत बढ़िया, मरकरी आई है तो मरकरी का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी सर। और इसमें क्या करना है, अगर ये राशियां हो और आपका ग्रह या राशि कुंडली के छठे भाव में, आठवें में और 12वें में फॉल कर रही हो, तो रेमेडीज को बढ़ा देना, रेमेडीज की क्वांटिटी को बढ़ा देना। बस जहां एक रेमेडी कराते हो वहां एक ही ग्रह की 2-3 करवा देना, तो उसमें असर आ जाएगा। गुरुजी, जी 2, 5, 8 और 11 वाली राशि यदि त्रिकोण में आए नवांश में, तो भी उसमें फायदा नहीं होगा? रेमेडी उपाय नहीं? काम नहीं करेगी ममता जी, हाँ रेमेडी काम नहीं करेगी। हाँ, त्रिकोण में होने के बावजूद भी। हाँ, त्रिकोण में होने के बावजूद भी, यानी कि वो अपने जो रिजल्ट देगी सो देगी। जी त्रिकोण में होने से तो क्या होता है, उसके कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। जी। जैसे मैंने क्या लिखवाया था आपको, हर ग्रह का लिखवाया था कि अगर वो ट्राइंगल में बैठ जाएगा तो वह अच्छे परिणाम देगा ही देगा, मीन्स अच्छे एट्रीब्यूट्स देगा, किसके अपने। जी जैसे शनि अगर ट्राइंस में आ गया, जी। शनि ग्रह ट्राइंस में आ गया, तो मैंने क्या लिखवाया था कि थोड़ा फियरफुल होगा, स्टेज फ्राइट होगा, शाइनेस उसके अंदर होगी, हिचकिचाहट होगी, टेक्निकल नॉलेज वाला होगा, पेशेंस वाला हो, सारा मैंने आपको लिखवाया है। जी जी। हार्ड वर्किंग होगा, शनि से हार्ड वर्किंग देखी जाती, सारा देखा कि नहीं देखा। सर स्ट्रांगली सर रिमेडी जो है दृढ़ एवं अदृढ़ कर्मा में वाली राशियों में यदि कोई ग्रह आते हैं तो रिमेडी की जो डिग्री होती है, मतलब जैसे अब किस तीव्रता के साथ किया जाए, अदृढ़ वाले में या दृढ़ एवं अदृढ़ वाले में, किसमें से ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा सर? अदृढ़ में सबसे जल्दी इम्पैक्ट आता और इसमें सर दृढ़ एवं है, अदृढ़? इसमें कम आता है, इसमें लॉन्ग टर्म कराना पड़ेगा, लंबा अच्छा। कराना पड़ेगा रेमेडी। जी जी जी। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो किसी की राशि चार्ट में सप्तम भाव में सूरज बैठा है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार और लाल किताब दोनों के अनुसार सप्तम भाव में सूरज अच्छा नहीं माना, जी वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब यही सूरज जो है तुला राशि के अंदर दृढ़ अदृढ़ कर्म वाली राशि में आ जाए, मान लो मिथुन में आ गया, कन्या में आ गया, धनु में चला गया, मीन में चला गया, तो आपको जो उपाय कराना है वो उपाय लंबा कराना है और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दो उसकी।
जी जी ये मत कहो कि यार तू 3 महीने के लिए उपाय कर ले या 6 महीने के लिए उपाय कर ले। उसको बढ़ा दो टाइम पीरियड। उसको आप उपवास भी करा रहे हो तो कहो भाई 1 साल मिनिमम करना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 साल उपवास कर। अगर वो 11 उपवास 21 उपवास के चक्कर में पड़ेगा तो जीरो रिजल्ट, कुछ नहीं आना। पॉइंट समझ गए आप? जी जी ठीक है, अब एक और टेक्निक पे बात करेंगे। आज किरण बिश्नोई जी ने किरण जी ने आज एक क्वेश्चन किया था पुट, शुक्र को लेकर के। हाँ जी मैं सर। इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। हम्म। शुक्र को आप ऐसे समझो, शुक्र का कोई नाम रख दो, यूं समझो कि शुक्र नाम का एक लड़का है। अगर आपने शुक्र के बारे में जानना है कुछ भी, तो उस शुक्र नाम के लड़के को लगन में बिठा दो। बाकी जो ग्रह उसकी कुंडली में जहां पर बैठा हुआ है वहीं पर उसे बैठा रहने दो। मान लो एक व्यक्ति जिसका कर्क लगन है, उसके अष्टम भाव में शुक्र है, तो कौन सी राशि में शुक्र हुआ? कुंभ राशि में। आप कुंभ राशि को लगनवत कर लो आप, यानी लगन बना लो, तो कुंभ राशि का लगन कुंडली तैयार हो जाएगी। और जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है उसको उससे वहीं पर बैठे रहने। आप ये देखो कौन सा ग्रह शुक्र से कहां पर बैठा है, इससे 2-3 चीजें पता चलेगी। एक तो ये बड़ा बड़ा पता चल जाएगा जब उस शुक्र ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आएगी। मान लो शुक्र ग्रह से आप गिनने लग रहे हो और बृहस्पति शुक्र से नवम में बैठा है। अब शुक्र की महादशा चली और अंतर्दशा बृहस्पति की चल गई, तो अगर वो नवम में बैठा है तो नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। क्योंकि सिंपल बात है, शुक्र के लगन में गुरु पापक हो जाते हैं और गुरु के लग्नों में शुक्र देव पापक हो जाते हैं। ये सूत्र हमेशा याद रखो। तो इस सूत्र के अनुसार तो एक ने तो गड़बड़ करनी ही करनी है, या तो शुक्र गड़बड़ करेगा कि गुरु गड़बड़ करेगा। पर शुक्र क्योंकि दशानाथ है और अंतरदशा गुरु की चल रही है और गुरु उससे नवम बैठा है, तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। वो व्यक्ति कहेगा मुझको इस दशा में प्रमोशन मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। पॉइंट समझ रहे हो? बड़ा प्यारा सूत्र है। पंचम में बैठ गया तो प्रेम भी देगा। हम अक्सर कहते हैं यार प्रेम और गुरु का क्या मतलब हुआ, पर शुक्र से बैठा ही 5वें। गुरु शुक्र ग्रह से जो 5वें में बैठेगा, प्रेम देने की जिम्मेवारी उसी की आ जाएगी। चाहे बैठ जाए शनि, बेशक बेशक शनि में बैठ जाए, बेशक राहु बैठ जाए, किसी को भी बिठा लो, जिम्मेवारी उसी की हो गई। और समस्या यही हो सकती है कि राहु अगर बैठेगा तो वो कहेगा देख बेटा, इश्क तुझे करना ही करना है, और वो कहीं से भी हो जाए वो कर ले, बस तेरे को ये नहीं देखना कैसे और क्या। बृहस्पति इश्क कराएगा तो सोच समझ के कराएगा, मंगल कराएगा तो कहेगा ठीक है, सामने वाला मानता तो ठीक है, नहीं तो उठा के ले चलते हैं, जबरदस्ती करेंगे। तो ऐसे हर ग्रह अपने नेचर के अनुसार देगा। क्या क्या चीजें होंगी? विवाह, रिलेशन, प्रेम, ये सब चीजें, जो जो चीजें शुक्र से देखी जाएंगी, आप देखें कि कौन सा ग्रह उससे कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, उसी से शुक्र का पूरा कच्चा छटक हो जाएगा। अब मान लो सप्तम भाव में शुक्र से सप्तम में मंगल बिठा दिया आपने, है लड़ाई झगड़ा, दे धमाधम दे धमाधम, पूरी जिंदगी दे धमाधम रहेगी आपस में। शुक्र के सामने शनि बिठा दिया आपने, पति पत्नी में से एक व्यक्ति सेपरेटिव रहेगा ही रहेगा, इन नेचर, इन माइंड,
कहीं ना कहीं दिमाग से वो कहेगा ये आदमी गलत मिल गया, ये आदमी ठीक नहीं मिला। आप इस शुक्र ग्रह से उस व्यक्ति के रिलेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप पता लगा सकते हैं। और ये टेक्निक आप किसी भी ग्रह के साथ अपना करके ले सकते हैं। गुरु के बारे में जानना है तो गुरु को ऐसे केंद्र में ले लो, शनि के बारे में जानना है तो शनि को केंद्रगत कर लो, आप किसी भी टेक्निक को करके देख लो, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये बड़ी ही प्यारी प्रेडिक्टिव टेक्निक है और इजी है। अगर आपको फटाफट समझना हो ये शुक्र से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, बाकी ग्रह को देख लो। अगर शुक्र पाप कर्त्री में फंस गया तो गया काम से, शुक्र बेचारा मारा गया। शुक्र को पाप ग्रह देख रहे हैं तो भी फंस गया, शुक्र के साथ पाप ग्रह बैठे हैं तो भी बड़ी परेशानियां आएंगी, बड़े चैलेंज आएंगे। मतलब कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये मैं बहुत शुरुआती स्टेज वाले स्टूडेंट्स को मैं बड़ी अच्छी अच्छी ये टेक्निक्स में बताता हूं कि आप इजी है, आप शुक्र को केंद्र मतलब लगन बना लो, उससे पता चल जाएगा आपको कि मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है और कैसी नहीं रहने वाली। और उसमें D1 के फार्मूले लगाने शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। किसी बच्चे की एजुकेशन जाननी है तो गुरु को लगन बना लो। एक महिला के बारे में अगर आपने शादीशुदा जिंदगी में बारे में पता करना है, शादीशुदा जिंदगी मीन्स उसका पति कैसा हो, पति का स्वभाव कैसा है, पति का चरित्र कैसा है, उस महिला के गुरु को लगन बना लो, बाकी सब ग्रहों को देख लो, ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा आपको। है आसान टेक्निक, बहुत इजी है। हाँ बताइए। नहीं, ये जो आप बता रहे थे D1 के लिए बता रहे थे, D9 के लिए बता रहे थे? ये D1 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। और D1 में भी इसको लगा के देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, D1 से भी नहीं, बड़े जो अच्छे रिजल्ट आते शुक्र का बताया वो D1 चार्ट को हम हैं। लगन बनाए। D1 से D1 अभी आप D1 से लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ इसको D1 में भी लगा सकते हो आप, ठीक। पर D1 में वो चीज बदल जाएगी। D1 में ये होगा शुक्र यानी आपकी इंटरनल फीलिंग क्या है शुक्र के बारे में। आप जब शुक्र के बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं कि आपका शुक्र कैसा है, वो बात नवमांश कुंडली से पता चलती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी कुंडली में नवमांश चार्ट में शुक्र जहां पर भी बैठा है वो सिर्फ आपको ये बता रहा है, जब भी आप शुक्र के बारे में सोचते हैं तो कैसा फील करते हैं, यू आर लकी और अनलकी या ठीक ठीक काम चलाओ, ये नवमांश कुंडली का शुक्र बताता है। गुरुजी शुक्र D9 क्या है, D9 शुक्र के बारे में दो चीज हमेशा याद रखें, शुक्र जीवा, जीव और हमारा जननांग, इसका संबंध शुक्र से है। नवमांश चार्ट में जब भी आपके खाने पीने की बात आएगी या रिलेशनशिप की बात आएगी तो आप अपने आप को कैसा पाते हैं। अगर आप जो खाना मिल जाता है आप उसको चुपचाप खा लेते हैं, आपका टेस्ट बर्ड कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है कि खिचड़ी मिली खिचड़ी खा लिया, दलिया मिला दलिया खा लिया, बैंगन की सब्जी मिली बैंगन की सब्जी खा ली, डेफिनेटली शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है नवमांश के अंदर। नवमांश में शुक्र जितना अच्छा होगा आप उतने ही बढ़िया अपने हिसाब से चलेंगे, भाई आज ये खाना बनाओ, कल ये खाना है, मुझे उस होटल में खाना है, मुझे इस जगह की फलानी चीज खानी है, वो सारा का सारा उसी चीज को दिखाएगा। रिलेशनशिप में आपकी खुद की डिमांड्स होंगी कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे वैसा जीवन साथी चाहिए, और उसको करके दिखाते हो। इसलिए जैसे कुछ लोग अपने जीवन साथी को लेकर के बहुत सेटिस्फाई नहीं होते, ये बंदा ही गलत मिल गया, या पुरुष सोचता है यार ये महिला गलत मिल गई मुझे,
ये सब शुक्र से ही आ रहा है। नवांश कुंडली में बैठा हुआ शुक्र अगर वो अच्छी राशि में बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वग्रही या उच्च का है, मायने नहीं रखता आपका पति या पत्नी आपके कैसे हैं कैसे नहीं, वो जैसे भी है पर आपको बहुत अच्छे लगे और आपका दिल ये कहेगा इससे बढ़िया नहीं हो सकता। ये होता है शुक्र का मतलब। और वो गड़बड़ है, चाहे वो तमाम खूबसूरत हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, बात मानता हो, नहीं मानता हो, वो आदमी ही बेकार है। तो इसका मतलब जो हम कमियां निकाल रहे हैं दूसरे में, कमी तो हमारी चार्ट में है। अगर हमारा शुक्र सही जगह बैठ जाए तो हमें बेकार से बेकार भी अच्छा लगेगा भाई। और अगर हमारा शुक्र गड़बड़ा गया तो हमें अच्छे से अच्छा भी बेकार लगेगा। समझ गए बात को? कितना अगर आसान है। शुक्र नवमांश में स्वग्रही होके अष्टम में बैठ जाए तब हाँ, तब भी मामला गड़बड़ है। अष्टम कौन सा बढ़िया स्वग्रही है तब भी गलती इम्पैक्ट आएगा। है? इम्पैक्ट आएगा। फिक्स। बस वो कहेगा तो कभी गुरु जी कभी लगन ठीक, में बैठ कभी जाए। कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी मैक्सिमम टाइप गड़बड़ है आदमी, पर कभी कभी ठीक हो जाता है। गुरु जी लगन में बैठ जाए नवमांश में। आए तो अच्छा है ना शुक्र। लेकिन 6 नंबर की उसमें कन्या राशि में बैठा है। अब सारी बात बताया करो ना आप मंजू जी, पहले मैं बेकार बता दूं फिर अच्छा बता दूं। कन्या राशि तो नीच नहीं का हो गया ना। नहीं, लगन का कोई सूत्र फर्क याद करो, पड़ेगा? मुझसे मत पूछो, मैंने पहले ही सूत्र करा दिया। अगर कोई ग्रह नवमांश कुंडली में नीच का हो गया तो हमारे हरियाणा में कहते हैं गई भैंस पानी में, फिर उसका क्या कर सकते हैं? नहीं, वो अष्टम की बात चल रही थी ना, इस वजह से कि उसका कोई फर्क, केंद्र नहीं का या लगन का कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा? केंद्र का फर्क पड़ता है, पर नीच का ग्रह को क्या पड़ेगा? नीच का तो नीच का है। नीच का तो अपना इम्पैक्ट तो दिखाएगा हमेशा ना। जो ऋषियों के सूत्र है उनको हमेशा याद रखो बस, फिर आप कभी भी नहीं उलझोगे। देखो, सर ये D1 में उच्च का ग्रह है जब छठे, आठवें, 12वें में बैठता है तो उसको परेशानी हो सकती है। ये मान के चलो, कंफ्यूजन से बाहर आओ। अक्सर स्टूडेंट पूछता है कि मेरा ग्रह उच्च का है या स्वग्रही है पर 6, 8, 12 में बैठा है तो कैसा होगा? भाई सीधी सी बात है, एक आदमी ऐसा है जो हमेशा 5 स्टार होटल्स में खाना खाता, परंतु अचानक आप उसको छठे भाव में बिठा देते हैं। अचानक से उसको कहते हो ये टपरी के ऊपर बैठ करके हमने खाना खाना है। आप सोचिए क्या वो एंजॉय करेगा? उसको यही चिंता सताती रहेगी रोड पे कोई मेरे को जानने वाला ना आ जाए, अरे ये हाइजीन का ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है इसने कि हाथ धोया कि नहीं धोया। उसको दिमाग वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। और वो मजबूरी में खा तो रहा है बट वो अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा है। 5 स्टार में खाना खाने वाला समझ लो उच्च का ग्रह, यानी कि उसमें बहुत कुछ अच्छा करने की कैपेसिटी है, बट आज वो बेचारा टपरी पे खा रहा है तो कैसा होगा? और टपरी पे खाने वाले को 5 स्टार में ले जाओ, वाइस वर्षा कर दिया हमने। 5 स्टार का खाना खाने वाले को तो टपरी पे ले आए, तो सोचिए कौन रोएगा और कौन हंसेगा। और टपरी पे जो रोज खाना खाता है उसको आप 5 स्टार में ले गए। अब सोचिए आप कौन खुश है और कौन दुखी है। उच्च के ग्रह को आप 5 स्टार में खाना खाने वाला समझ। तो इसलिए जब कोई भी पावरफुल ग्रह 6, 8, 12 में जाएगा वो अच्छा फील नहीं करता, उसका फीलिंग फैक्टर अच्छा नहीं रहता, इसलिए उसको मजा नहीं आता। हाँ, उच्च का है वो कुछ चीजों, कुछ मेटलिस्टिक चीजों में वो ठीक रहता है। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि फिर उच्च का ग्रह कर क्या रहा है? वो मेटलिस्टिक मामले में आपको फायदा दे सकता है, जैसे कि मंगल छठे में आ गया। अब मंगल मेटेरियलिस्टिक चीज के मामले में किसको रिप्रेजेंट करता है? जमीन को, प्रॉपर्टी को, एसेट्स को। वो उस मामले में अच्छा हो जाएगा, बट
अगर भाई के संदर्भ में देखेंगे आप कि उसके भाई से रिलेशन कैसे होंगे, कोई जरूरी नहीं कि भाई से संबंध अच्छे ही हो, भाई से बिगड़ भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई हो ही ना, यहां तक भी हो सकता है। शुक्र 12वें भाव में, शुक्र 12वें में नमांश कुंडली में मेटेरियलिस्टिक चीज के मामले में अच्छा हो सकता है, लिविंग चीज के मामले में अच्छा नहीं है। हो सकता है उसको लग्जरी के मामले में फायदा कर जाए, उसको लग्जरी की सारी चीजें मिल रही हैं उसके पास जीवन में, पर पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि इसका अपने पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि शुक्र 12वें में चला गया। इसलिए उच्च का ग्रह जब भी 6, 8, 12 में जाएगा तो मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए अच्छा हो जाएगा, लिविंग चीज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसका टेस्ट बिगड़ गया 6, 8, 12 में जाने। ठीक है। शुक्र को तो गुरुजी आप बताते हो कि 12वें में अच्छा है, ठीक है। मैंने अभी तो बताया अच्छा है, किस मामले में अच्छा, लग्जरी के मामले में। ओके। लग्जरी देगा मस्त बढ़िया, कमी थोड़ी देगा किसी बात की। देखिए अच्छा और बुरा आपके अनुसार है, आप किसको अच्छा समझते हैं, किसको बुरा। अगर किसी व्यक्ति को झगड़ा करना पसंद है और मंगल छठे में चला गया तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब जिसका मंगल, मान लो जिसको झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो शांति चाहता है, अब उसको कह रहे हो मंगल छठे में चला गया मजा आ गया, वो कह रहा है "ये भगवान इतने मुकदमे लगे हुए हैं यार, मैं तो इतने वकीलों को जानता हूँ शहर के, बस पूछो मत, है ना, वकील मेरे दोस्त बन गए अब"। तो हर एक आदमी का अपना जीवन जीने का एक नजरिया है, एक तरीका है। तो कोई चीज अच्छी या गलत नहीं है, वो आपके दृष्टिकोण के अनुसार सही या गलत। हाँ शोभा जी। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी जैसा आपने अभी कहा कि दृढ़ और अदृढ़ कर्मा में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो उसका सॉल्यूशन हो भी सकता और नहीं भी। तो जी इसमें तो अगर कन्या राशि में सूर्य मंगल और चंद्र बैठे हैं तो मैंने कहा शोभा जी, इनका उपाय लंबे समय चलाना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं कि हो जाए, पर मना भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं होगा, हो भी सकता है। पर मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा, अगर इन ग्रहों से रिलेटेड कोई तकलीफ आपको आती है तो निश्चित रूप से आपको रेमेडीज लंबे समय के लिए करनी चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करनी चाहिए। रेमेडीज के बड़े अच्छा सिद्धांत है ये ज्योतिष के उसमें, और खास करके वैदिक में। जी कर्क राशि में अगर गुरु और बुध हो तो उनका तो उपाय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इजीली 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 कोई भी हो, चाहे पाप से पाप ग्रह हो, उसका भी हो जाएगा उपाय। क्योंकि वो 12th हाउस में एक साथ बैठे हुए हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये राशि का सिद्धांत अलग है। राशि से तो केवल ये देख रहे हैं भाई कर्मा कैसा है, दृढ़ कर्मा है कि अदृढ़ कर्मा है। अदृढ़ कर्मा है इसका मतलब ये माइल्ड है, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल संतान को लेकर के कई बार कपल बड़े परेशान होते हैं कि संतान नहीं हुई, हमने कई उपाय कर ली, तो आप देखो संतान देने की जिम्मेवारी किस ग्रह पर है, उस ग्रह को नवमांश में देखो। अगर वो अदृढ़ कर्म वाली राशि में है तो डेफिनेटली सही ढंग से उसकी रेमेडी नहीं हो रही है। अगर आप सही ढंग से रेमेडी करवा दोगे तो संतान हो जाएगी, या अच्छा डॉक्टर बता दो, दो में से काम बता दो, कर दो, हो जाएगा। नहीं गुरुजी, जैसे राशि तो अधर्ण कर्म की है, परंतु भाव 12वां हो तो भी उपाय हो जाएगा। हाँ दृढ़ कर्म की हो तो भी हो जाएगा, इसमें क्या है। जी रिजल्ट अलग चीज है, देखो इसको आप है ना रिजल्ट के साथ मत जो, रिजल्ट अलग चीज है। हम तो इसको ऐसे देख रहे हैं कि उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता, जी हाँ, सॉल्यूशन मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी वही और पूछ फिक्स रही का थी। मतलब ये भी हो गया, अगर नेगेटिव ग्रह बैठा है और वो फिक्स हो गया तो भाई कर्म कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी हमने। जी
हाँ नहीं, अदृढ़ क्रम में है। हाँ हाँ, दृढ़ में मैंने कहा ना, एक 1 4 एक 7 10 के हाँ अंदर जो है ना, जी हाँ, जी हाँ पॉसिबल है। जी। हाँ अभिलाषा जी। सर हम जब कंसल्टेशन लिए थे सर, तो मेरे को सिर्फ चंद्रमा का रेमेडी मिला था, बिकॉज मैं चंद्रमा प्रॉब्लम में था, लेकिन अभी पता चला वो तो फिक्स साइन में है। तो जो हम रेमेडी कर रहे हैं सर, और अगर हम जो किसी को चार्ट देख रहे हैं उसको बोल देंगे आपका तो रेमेडी नहीं है, इसको मैनिपुलेट मतलब किस ढंग से बोला जाए क्लाइंट को भी, इस बात को कैसे क्लियर अभिलाषा किया जी, जाए उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ मैटर्स के अंदर हमें प्लेसिबो इफेक्ट देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति एक माइंड सेट के साथ आता है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति आकर के मुझे कहता है कि मेरा तो चंद्रमा पीड़ित है ही है, आप उसको मत दो रेमेडी, वो आपको ही फेल करके चला जाएगा। आज मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने हाथ में मोती पहना हुआ था और उनका चंद्रमा पीड़ित था। तो उन्होंने आते ही कहा जी मेरा तो चंद्रमा पीड़ित है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल चंद्रमा पीड़ित है। तो कहते जी ये मोती पहनने की जरूरत है, वृश्चिक लगन था। मैंने कहा नहीं मोती पहनने की जरूरत नहीं, चंद्रमा बाधक है और इसको पहनने से कोई लाभ नहीं होगा। कहा हाँ मैंने पहना हुआ है काफी दिन से, मैंने जो जो सिम्टम बताए वो भी आ ही रहे थे। फिर भी मैंने उनको और कोई स्टोन रिकमेंड किए, तो लास्ट में पूछते हैं कि फिर मोती पहनूं ना पहनूं। मैंने कहा भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप पहनो। बोला फिर चंद्रमा भी तो खराब है, अब बताओ So उसको they want unnecessary, they want कि हमको दे दो कुछ, दे दो, शांति देना मिल ही जाए। पड़ता है। तो देना ही। अभिलाषा जी कभी कभी हमें चंद्रमा का इफेक्ट पैदा करना पड़ता है, प्लेसिबो इफेक्ट देना पड़ता है ना। तो कई माइंड सेट के साथ अलग अलग तरह से रेमेडीज को दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस भी दिया जाता है। ये हम जानते तो हैं, पर कभी कभी देना हमारी मजबूरी हो जाती है। जैसे डॉक्टर है ना, कई बार कई पेशेंट आता है कि घबराहट हो रही है। गांव में क्या तो होता है, जैसे दवाई दे देता है। महिलाएं बोला डॉक्टर साहब बस जी घबरा रहा है, और बस पूछो मत, घर में वो डॉक्टर समझ जाता बहू से लड़ाई हो रही। वो कहता हाँ हाँ माता जी बस लेट जाओ, वो ग्लूकोज चढ़ा देगा, है ना। और वो ग्लूकोज चढ़ा और वो इतनी देर में सबको 4 5 लोग आ जाएंगे गांव से देहात से देखने, हाँ मेरा क्या हुआ, वो 2 4 बहू की बुराई कर लेगी अस्पताल में बैठ के। जब तक वो बोतल खाली हो जाएगी, फिर कहेगी डॉक्टर साहब अब ठीक लग रहा है मुझे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब ठीक ठाक तो ये हो गया, 5 लोगों को उसने जो बोलना था बोल लिया। अब वो वैसे भी ठीक होना ही था, अगर वो बोतल ना चढ़ाता तो भी ठीक होना था। अच्छा वहां पे गांव में ग्लूकोज को ग्लूकोज की बोतल वैसे नहीं बोलते, वो कहते पानी चढ़वाया, कि पानी चढ़वा दिया तो ताकत आ गई अब उसके अंदर। तो वो सबसे कहेगी भाई देख मैंने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने इतनी बोतल चढ़ाई, जब जा करके मेरे आराम आया, नहीं बिल्कुल मरण हो गई थी। होता है कि नहीं होता। अब अगर डॉक्टर साहब से पूछो कि इसको बीमारी क्या थी और इलाज किस चीज का करा आपने, भाई वो बोतल चढ़ाना मेंटल है सर, मेंटली प्ले किसी, करना। भाई वो किसी बीमारी का इलाज तो नहीं है ना, कम से कम वो ऐसी दवा तो नहीं है कि कोई बीमारी को ये ठीक कर रहा था। भाई वो ऐसी बीमारी है जिसको ठीक कर दे वो बुखार जुकाम कौन सी बीमारी को ठीक कर रहा था वो, कोई हार्ट का, कोई किडनी की, कोई बीमारी को ठीक कर रहा था वो। पर उसने जाते ही फटाफट वो ग्लूकोज चढ़ा देता है उठा करके। हाँ वो, अब वो बात अलग है कि उसको फायदा होता है, वो लगता है भाई डॉक्टर को इसमें ज्यादा फायदा होता है, वो मैटर नहीं कर बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस महिला को जिसको चढ़ाया गया उसको क्या होता है। वो वातावरण देखने लायक होता है। जैसे ही कोई कहता है कि फलाने के ग्लूकोज चढ़ रहा है, गांव में आदमी भाग लेता है अस्पताल में देखने आने। वो आएगा कहेगा, वो कहेगा, और हर कोई कहता है शांत रहा कर घर के अंदर, तेरे को टेंशन बताइए डॉक्टर ने कि टेंशन हो गई। वो कहा हाँ जी मेरे तो एकदम बस जी घबरा गया, हाथ पैर कांपने लगे, मेरे को तो अस्पताल में गिर के लेकर के आए, अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक महसूस कर रहे हो। फिर वो क्या कहेगी, कहाँ से शुरुआत होगी, जब से हमारे घर में बहू आई है पता नहीं क्या घुस गया, और जब से तो हम बीमार ही बीमार चल रहे हैं। बात यहाँ से शुरू होगी कि हम सारे घर वाले ही हैं बीमार चल रहे हैं।
पर उसके बाद अपनी सारी भड़ास निकाल लेगी, कोई भी खास आदमी आ गया उन्हें वैसे ही ठीक हो जाना है। सर बट वैसे खुद को तो नहीं करना चाहिए ना सर, बट हम लोग को अब जानने के बाद तो अपना रेमेडी हाँ फिर करने का। हाँ, नहीं आपको अभिलाषा जी समझ, देखो समझ में आ जाए तो मेरा ये मानना है उसका प्रायश्चित करना चाहिए। उसका प्रायश्चित क्यों करना चाहिए कि कोई ना कोई तो ऐसा कर्म हमसे हुआ है जिसको हमें पे हाँ करना सर ही सही है, पड़ेगा। करेक्ट। पे करने की हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे चंद्रमा अगर ठीक राशि में नहीं गया, इसका मतलब हमें इमोशनली डेंट लगेगा और बार बार लगेगा, और हमें उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना जिसने इमोशनली डेंट मार दिया। हमें तो तुरंत यही राइट समझना है, रेमेडी, हाँ ये ये राइट परफेक्ट रेमेडी, रेमेडी है, हाँ ये हाँ, परफेक्ट है। इसका यही समाधान। पर इसका चावल देने से, चीनी देने से, ये देने से, वो उससे शायद नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर, करेक्ट सर, थैंक यू सो मच। हाँ वरुशाली जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई ग्रह नीच का है तो उसका पर्टिकुलरली एग्जैक्टली कौन सा कर्म रहेगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो जैसे कि D1 से, अगर वो डी देखिए D1 अगर कोई भी ग्रह नीच का है और अगर वो नवमांशा में इम्प्रूवमेंट कर जाता है तो ठीक हो जाता है। पर अगर आपका कहना है कि उसका कर्म कौन सा है, तो हमारे भृगु संहिता में बड़ा अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। हर ग्रह के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रह अगर नीच का आएगा तो उसने पीछे जन्म में क्या क्या करा था, वो हर ग्रह के बारे में। D9 जैसे में नीच का होगा तो भी? हाँ D1 में ही बताया गया है कि जैसे अगर किसी का D1 में नीच का है तो ये बताया जाता है कि इसने पक्का गांव में आग लगाई होगी, लोगों की खेती में आग लगाई होगी, लोगों को पीटा होगा, लोगों को डोमिनेट करा होगा, लोगों की जमीन हड़पी होगी, लोगों के मकान हड़पे होंगे, हैं, लोगों को मार पिटाई किया होगा, वो सारा दिया हुआ अच्छा, पूरा लिस्ट किया हुआ है। है। हाँ सब दिया हुआ। वैसे मैं तो बताता ही रहता हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही बताता रहता हूँ। किसी दिन नौ ग्रहों के जो पुराणों में कहानियां लिखी हैं वो कभी बताऊंगा, कभी मौका लगेगा तो। अभी तो सीरियस बुक क्लास है ना। अभी क्या हो गया है ना कि थोड़ा सा ऑनलाइन का जो स्टूडेंट है ना उसको बड़ा जल्दबाजी में रहता है कि कोर्स पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अभी वो मजा जिसको कहते हैं ना वो खत्म सा हो रहा है। मतलब ये तो हमको आप कोई जैसे जरूरी कुछ नहीं अच्छे है। लोग हैं जिससे थोड़ा थोड़ा चल रहा है, नहीं मैं तो कई बार बड़ा लेकिन फेडअप ऑनलाइन हो। का ये फायदा भी है कि हम लोग इतने दूर आपसे बैठे हुए भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ये हाँ फायदा भी है। नहीं, मुझे जो या जो आजादी मुझे नहीं तो कोरोना हम काल, लोग कहाँ जो आपसे मुझे मिल पाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे आजादी जो कोरोना काल में दी ना, वो अब तक मुझे नहीं मिली। कोई सर आप टॉपिक आराम से कितना लंबा पढ़ाओ, कितनी देरी में पढ़ाओ, कोई टोका टाकी नहीं। मेरी पुरानी, जब तो हमारी ऐप वाली जो वीडियोस जो है ना, वो बहुत लोग आज भी बड़ा याद करते हैं उन चीजों को। तो क्योंकि उसमें हमें उस समय था ही नहीं, मैं एक ही बात तो शुरू में बोलता था, भाई 15 की चाहे 18 क्लास करवा लेना, बस बीच बीच में हल्ला मत मचाओ, बस रोड़ा मत करो। हिंदी में बोल देता था, हरियाणा की भाषा में, रोड़ा मत करो, शांत रहना, सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो। थैंक तो यू। वही होता था। हमारे तो कुछ क्लासेस तो ऐसी ऐसी होती थी। एक और साथ 30 क्लास की बात हुई थी और 42 क्लास हुई थी, और ऐसे ही करवाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और अपनी मर्जी से जो है इतना लंबा खींच दिया कि पूछो मत। और हम भी खुश थे, स्टूडेंट भी खुश थे। गुरुजी ये सौभाग्य हम लोगों को कब मिलेगा? नहीं, आप लोगों को तो मिल ही रहा है, आप लोगों को तो मिल ही रहा है ना। पर मेरा एक बार मन है कि पुराणों में जो कहानियां है ना वो कभी मैं करवाऊं, कभी मौका लगेगा तो जरूर, कभी जबान पे आ जाएगी तो जरूर मैं बताऊंगा। जैसे आज आपने वरुशाली जी ने प्रश्न पूछा, तो ये क्या है कि इसमें हमें ग्रह की स्टोरीज मालूम होना चाहिए कि ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी।
ये ग्रह किस ऋषि की और संतान है और उसके पीछे क्या स्टोरी जुड़ी हुई है। अगर मंगल देवता का जन्म हम कहते हैं अवंतिकापुरी, जो आज की उज्जैन नगरी है, वहां पर हुआ, तो कैसे हुआ? मंगल ग्रह के पिता कौन? मंगल ग्रह का गोत्र कौन सा है? मंगल ग्रह भारद्वाज गोत्री है। तो इनका एट्रीब्यूट्स ये कहाँ से आए? अग्नि पुराण में इनके बारे में क्या स्टोरी है? स्कंद पुराण में इनके बारे में क्या स्टोरी है? तो आपको अलग अलग स्टोरियों से जब आप इनको ज्योतिष में अप्लाई करोगे ना, तो इनके एट्रीब्यूट्स याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत डीप एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलेगा। अगर शुक्र को समझना है, जैसे मैं एक सिंपल लाइन में मैं आज भी मैंने बोला कि जीवा यानी हमारी जीभ और हमारा जन्नान, बस इतना ही याद रखना। शुक्र की सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, शुक्र का कहाँ क्या होगा। इसलिए शुक्र को रस कहा है। रस, रस के जीभ के लिए, जीभ टेस्ट करती है ना, टेस्ट है वो हमारा। तो शुक्र टेस्ट है। एक मैंने पढ़ाया था क्लास जिसमें मैंने कहा था शुक्र वाह है। जब मुंह से वहा निकल जाए तो समझो शुक्र आ गया, अगर वहा नहीं निकल रही तो शुक्र नहीं आया। तो अलग अलग अंदाज से शुक्र को समझाने के लिए तो ये स्टोरीज बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। या तो आप लोग खुद पढ़ा करो, नहीं कभी मौका लगेगा तो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ लीना गुप्ता जी। नमस्कार सर। सर ये आज के टॉपिक से रिलेटेड ही पूछना चाह रही हूँ। जैसे आपने ये बेबी वाला एक एग्जांपल दिया था कि अगर दृढ़ कर्मा है तो कितनी भी रेमेडी करो मुश्किल आएगी। अगर वाइफ का दृढ़ कर्मा में है बेबी वाला प्लैनेट और हस्बैंड का अदृढ़ में है, तो क्या उसकी रेमेडीज करके अगर हस्बैंड करता है तो फिर उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं? वाइफ फिर का अगर आपको दृढ़ में है आपको तो। आपको ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जिसमें नेचुरल बेबी की फिर रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि मतलब नेचुरल बेबी आईवीएफ तो वगैरह। वाइफ के थ्रू ही मिलेगा जी और वो फंस गया मामला, तो इसका जी मतलब वो मामला नहीं सेट हो। ठीक है, तो गॉट बजाय हम इट। संतान प्राप्ति के योगों की रेमेडीज करवाएं, बेटर है कि उनको कहें किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर के ऑप्शंस के बारे में पता करें। ऑप्शंस हाँ, मतलब क्या किसी भी ऑप्शन? एक का खराब हो गया तो फिर ऑप्शंस उनको सजेस्ट करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर ऑप्शंस आपको सजेस्ट अच्छा करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और किसका रह गया? उर्मी जी। मेरा क्वेश्चन अच्छा, नेक्स्ट सर, मैं जैसे आप करवाऊंगा। नेक्स्ट मैं संतान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नवमांशा पे काफी दिन हो गए, तो सप्तमांशा को देखेंगे। हाँ जैसे बताइए। सर आप जी सर, जैसे आपने बताया कि वीनस या हम फिफ्थ देखेंगे, नाइन्थ देखेंगे कौन सा प्लेनेट है, ये तो हो गए पॉजिटिव इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड फ्रेंड है सिक्स, नो, वीनस है 6 और 8 में, 6 और 8 में बैठे हुए हैं वीनस से, तो वो फ्रेंड है, ले से सेट्रन है या मर्क्यूरी है, तो भी उससे कोई अंतर्दशा में। मतलब नहीं, बेशक वो उसका फ्रेंड हो। अगर शुक्र से शनि छठा बैठा है, ये ध्यान रखना, 6-8 का शुक्र से नेगेटिव होगा। शनि छठा बैठा है तो वो अच्छा नहीं है। जुपिटर भी हो तो भी नहीं, जुपिटर जो भी छठा बैठ जाएगा वो ये अच्छा नहीं है। कोई भी इसका नहीं, छः मतलब 6-8 से, हाँ। शुक्र से जो भी छठे में बैठेगा वो एज ए एनिमी एक्ट करेगा शुक्र के साथ। सिद्धांत याद रख लो, हाँ। जो भी ग्रह शुक्र से छठे बैठेगा वो बेशक उसका मित्र हो, पर उसको एज ए एनिमी काम करेगा। सो 8वां भी ऐसे होगा, 8th भी, उसके भी इफेक्ट तो ऐसे ही होंगे, आठवां एनिमी की तरह काम नहीं करेगा, छठे में बैठा मगर वो हुआ नेगेटिव। एनिमी की तरह काम करेगा। आठवें में बैठा हुआ डाउटफुल रहेगा, वो कभी सहयोग करेगा कभी नहीं करेगा। वही 8th के जो एलिमेंट्स हैं सडन वाला, कुछ भी हाँ, हो सकता बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ना? है। चलिए अंकुश। थैंक यू सर। गुरुजी वही मेरे को एक नीलम का प्रश्न था, वो हम्म आपने कमेंट करा था, उसमें सन और सैटर्न काफी क्लोज कंजक्शन में है, तो उसमें फादर की हेल्थ के लिए वो तो नहीं मतलब इशू क्रिएट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं वो होता, ऐसा नहीं होता, है ना? तो वो गोल्ड में डाल सकते हैं उसको? पहली बात तो अगर नहीं भी पहनोगे तो भी हेल्थ के ऊपर आता ही आता है। मतलब सपोज करो नहीं पहनते,
अच्छा तो भी ये कॉम्बिनेशन फादर के लिए तो अच्छा है ही नहीं। तो कम अगर हम नहीं भी पहनते तो भी नहीं है अच्छा। अच्छा, तो डालने में कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें वही नम्मांशा वाली थ्योरी अपना के देखो, है ना, अच्छा वो अच्छा, ज्यादा बेटर काम करती है। तो गोल्ड में डाल सकते हैं उसको। हाँ, नीलम को गोल्ड में धारण कर सकते हो। ठीक ठीक है, थैंक ठीक यू। है ना। हाँ, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आपके जी धैर्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम थैंक गुरु यू। जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।